हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नम्रता कृपलानी। आई एम योर साइंस एजुकेटर एंड योर मेंटोर। बेटा आज जो है अपन चैप्टर कवर जो करने वाले हैं वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस होने वाला है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं किसी भी चैप्टर को वन शॉट में अभी के लिए तो नहीं लाऊंगी, मैं इसको पार्ट वाइज कंसिडर करूंगी, ठीक है, सारे चैप्टर्स को अभी के लिए। एंड आफ्टर दैट आई विल ब्रिंग वन शॉट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स फीजिबल रहेगा। आप रेगुलर बेसिस पे देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ऐसा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस और जो इक्वेशंस है बेटा वो हमारे साइंस का सबसे पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी का भी सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले जब अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई केमिकल रिएक्शन का मतलब होता क्या है मैम, हमें कैसे पता पड़ेगा कि कोई भी जो रिएक्शन हो रही है वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए दो चीज़ों को आपको क्लियर करना पड़ेगा, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। क्या होता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? वैसे तो ये सब चीज़ें हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन ये मान के चलेंगे कि अपन को सब कुछ रिलेट करके पढ़ना है, इसलिए मैं कुछ भी ऐसा सोच के मानूंगी नहीं कि आपको आता है तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंज को समझाने के लिए एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपके सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि हमने क्या करा, एक लेमन लिया और उसको अपन ने पीसेस के अंदर कट कर दिया। तो जब अपन ने उसको 3 या 4 या उससे ज़्यादा पीसेस में कट करा, अब आप मुझे खुद बताइए क्या उसका नेचर चेंज हुआ, उसका कलर चेंज हुआ, उसका टेस्ट चेंज हुआ? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है मैम, एज इट इज़ तो है, बस आपने शेप छोटे छोटे पीसेस में उसको कट कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस केमिकल चेंज की बात करती हूँ तो उसके अंदर जैसे सपोज करो मेरे पास एक वुड का ब्लॉक है, मैंने क्या करा, उसको जलाया, ठीक है, मैंने उसको जलाया, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक ब्लैक कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब ये जो ब्लैक कलर का पाउडर है, क्या मैं उसको किसी भी तरीके से वुड में वापस कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं कन्वर्ट कर सकती हूँ। वुड का कलर और इस ब्लैक पाउडर का कलर वो भी चेंज हो चुका है बेटा, वो भी सेम नहीं है ना। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वुड की जो प्रॉपर्टीज़ थी और ये जो मुझे ऐश मिला है, पाइल ऑफ ऐश मिला है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मैम केमिकल चेंज में तो ऐसा हुआ कि जो इनिशियल चीज़ थी और जो फाइनल चीज़ थी उनके अंदर तो बिल्कुल ही चेंज आ गया। और ऐसा चेंज आया है, ऐसा परमानेंट चेंज आया है, ऐसा अपन बोल सकते हैं कि मैम उसको ओरिजिनल में मैं कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिजिकल चेंज में तो ऐसा नहीं था मैम, उसके अंदर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ शेप चेंज हुआ था, बाकी सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज सेम थी। तो बेटा केमिकल और फिजिकल चेंज में यही मेजर डिफरेंस होता है कि जो केमिकल चेंज होता है उसके अंदर एक परमानेंट चेंज आता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। नया मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ही बदल जाती हैं और अपन उसको वापस से, क्योंकि वो परमानेंट चेंज होता है तो वापस अपन उसको ओरिजिनल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इतनी सी बात है, ठीक है। चलो देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर मैं डेफिनेशंस पे नज़र डालूं, बेसिकली डेफिनेशन तो क्या बोलूँगी, 3-4 पॉइंटर्स हैं जो आपको बता रही हूँ, जो अभी तक समझा उसी के बेसिस पे है। देखो, इट इज़ अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंसेज इनटू न्यू सब्सटेंसेज। एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी हो सकता है जो कि नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, और वो जो नया सब्सटेंस है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 या 4 भी होते हैं कभी कभी, ठीक है। अभी यहाँ पर इन्होंने वर्ड लिखा है न्यू सब्सटेंसेस। न्यू सब्सटेंस क्यों बोला, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगी, ठीक है। द न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, उसकी ओरिजिनल के कंपैरेटिवली प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगी, और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा वो परमानेंट चेंज अंडरगो करेगा। इसका मतलब ये है मैम कि अपन उसको ओरिजिनल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ बताती हूँ कि बेटा कभी भी कोई रिएक्शन हो रही होती है ना, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो उसके अंदर रिएक्शन के दौरान जो चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, रिएक्शन के दौरान जो चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं उसको अपन रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको अपन रिएक्टेंट बोलते हैं। और अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है तो अपन जैसे सपोज करो एक ए रिएक्टेंट है, वो बी रिएक्टेंट के साथ कंबाइन कर रहा है केमिकली, ठीक है, तो अपन बीच में एडिशन का साइन लगाते हैं, और जब रिएक्शन हो जाती है तो जो बनता है प्रोडक्ट उसको अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं बेसिकली। और वो प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जैसा इन्होंने बोला, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो मोर देन 1 रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, मोर देन 1 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट इतना श्योर है कि मैम अगर जो चेंज आ गया वो परमानेंट है, उसको आप वापस ओरिजिनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, सही बात। चलिए अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए लेकर आई हूँ केमिकल रिएक्शन के, क्योंकि अभी पूरा चैप्टर जो है वो उसी पे ही इर्द गिर्द घूम रहा है। तो देखो, सबसे पहला बर्निंग ऑफ वुड आपने देख ही लिया,
रॉटिंग ऑफ फ्रूट मतलब कि फ्रूट्स का सड़ जाना। एक बार अगर कोई चीज़ खराब हो गई तो वापस से आप उसको ओरिजिनल में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, तो रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स इज एग्जैक्टली द केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। बेकिंग ऑफ अ केक, जो भी रॉ मटेरियल्स आपने इकट्ठा किया, आपने केक के लिए क्या चाहिए रहता है, मैदा चाहिए रहता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, चॉकलेट्स, जो भी आप डालते हो, एक बार केक बन जाएगा तो मैं वापस उसको रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती हूँ, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ मेटल, बेटा देखो आपने अपनी मम्मी पापा या बड़े लोगों के मुंह से बहुत सुना होगा कि भाई ये जंग लग गई है इसके अंदर, ठीक है, काट लग गई है, जंग लग गई है, जो रेड कलर की एक परत आती है, इसके बारे में आगे डिटेल में अपन पढ़ लेंगे, डोंट वरी। तो रस्टिंग ऑफ मेटल जो है वो भी क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बैटरी का यूज़ हो जाना, जो भी अपन अपने मोबाइल फोन्स नहीं, अपने रिमोट कंट्रोल्स के अंदर बैटरीज डालते हैं, एक बार वो यूज़ हो जाती है तो खत्म, उसको अपन रीयूज़ नहीं कर सकते, ओरिजिनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नया ही लाना पड़ता है, ठीक है। डाइजेशन का प्रोसेस, जो भी खाना खाया डाइजेस्ट हो गया, सुबह क्या होता है आपको सबको पता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है स्टोरिंग ऑफ द मिल्क, अपने मिल्क को गर्मी के दौरान फ्रिज में नहीं रखकर बाहर रख दिया तो वो खट्टा हो जाता है, ठीक है, तो एक बार वो खट्टा हो गया तो मैं ओरिजिनल उसको मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। फायरवर्क्स का एक्सप्लोड होना, कितना भी महंगा फायरवर्क लेके आ जाओ, एक बार एक्सप्लोड हो गया तो बस, जिसने देखा उसके मजे, जिसने नहीं देखा उसका अफसोस, ठीक है। चलिए, कुकिंग ऑफ एन एग, जब मैंने खाना बनाना इज अ केमिकल प्रोसेस है, तो भाई कुकिंग किसी भी तरीके की कर लो वो एक केमिकल प्रोसेस ही हो गया। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो अ केमिकल प्रोसेस बेटा, क्योंकि उसके अंदर जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है उसको वापस से अपन ओरिजिनल रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये जितने भी आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं, 8-9 एग्जाम्पल्स देखे हैं, वो सभी के सभी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, वो एग्जैक्टली है क्या चीज़? आपने ये तो बता दिया कि रिएक्टेंट्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के दौरान और हमें प्रोडक्ट देते हैं और उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। बेटा देखो, ये जो रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन, वो एटॉमिक लेवल पे होती है। अब ये एटॉमिक लेवल का मतलब क्या होता है? 9th क्लास के अंदर अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करके, ठीक है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने ये बोला था कि जो भी मैटर होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट जो है वो एटम होती है, ठीक है। तो उसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना। याद करो, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब पढ़ा हुआ है आपने, थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, जो दो एटम्स होते हैं उनके बीच में उनके एटम्स रिएक्ट करते हैं। अब एटम्स को तो मैं देख नहीं सकती हूँ, तो उनके बीच की रिएक्शन को मैं कैसे देखूंगी? इसलिए जो केमिकल रिएक्शंस होती है अपन उसको अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, उसको अपन देख सकते हैं। जैसे कि आइस का मेल्ट हो जाना, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि वो एटॉमिक लेवल पे हो रही होती है। और आने वाली हायर क्लासेस के अंदर आप उनके मैकेनिज्म्स वगैरह सब पढ़ते हो, तो जाके आपको चीज़ें और प्रॉपर तरीके से समझ में आती है, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए वो बहुत ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स दिए थे, जो कि आप रिलेट कर सकते थे कि भाई मिल्क का सौर हो जाना, फायरवर्क्स का एक्सप्लोड हो जाना, कुकिंग करना, मेकिंग ऑफ एन केक, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल से मैंने आपको बताई। हमारे एनसीईआरटी ने क्या करा है, केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताऊँ क्या किया है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमको दिए हैं, वो जो लैब्स में परफॉर्म की जाती हैं। 11th क्लास में आपको ये सब चीज़ें परफॉर्म करवाई जाती हैं, लेकिन अभी जो आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो उसमें आपको ये नहीं करवाया जाता है। बस हम आपको ऐसे वर्बली एक्सप्लेन करेंगे और आपको उसी से आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ेगा कि चीज़ें एक्चुअली में हो क्या रही है ना। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो ये है कि हमने क्या करा है, हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है। मैग्नीशियम रिबन मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। हमने उसको टोंग से पकड़ा है, उसको हिंदी वाली लैंग्वेज में टोंग को तुम एक चिमटा घर में होता है ना, जिससे अपन प्लकर टाइप चीज़ होती है, कोई चीज़ होती है, उससे अपन ने उसने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लिया और जो बर्नर है उसके पास में लाकर उसको रख दिया, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, इस मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही हमने बर्न किया, ठीक है, हमने बर्न किया तो नीचे जो है हमें एक वाइट कलर की ऐश मिली और उस ऐश को मैंने वॉच ग्लास के अंदर एक कांच के ट्रे जैसा कुछ रहता है, लैब्स में मिलता है, वॉच ग्लास होता है, उसको वॉच ग्लास कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने उस वाइट पाउडर को कलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उस वाइट पाउडर को क्या कहते हैं? उस वाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस वाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली क्या हुआ है, मैंने आपको क्या बताया, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या हुआ, मैग्नीशियम। मैम इतना तो मुझे समझ में आ गया कि मैग्नीशियम रिएक्टेंट है, सॉरी
हाँ, मैग्नीशियम हमारा रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर आपने बोला जो वाइट पाउडर मिल रहा है ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिल रहा है। मतलब कि ये मैं लिखूंगी यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर मुझे देखने को मिल रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने लिया तो सिर्फ मैग्नीशियम था, ये वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कहाँ से आ गया, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गई? बेटा देखो, ये जो अपन मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे ना, वो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसके साथ उसने रिएक्ट कर लिया, ठीक है, उसके साथ उसने रिएक्ट कर लिया, तब जाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर जो है हमें देखने को मिला है। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से वर्क करेंगे बेटा? रिएक्टेंट्स की तरह वर्क करेंगे, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा? मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा। इट विल बी रिगार्डेड एज प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जो है हमें देखने को मिला है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ जो एनसीईआरटी में एक बहुत ही सिंपल सी लाइन में लिखी हुई है, शायद आप जब पढ़ो तो स्किप हो सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखो, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको हमने रेड लिटमस सॉल्यूशन उसके साथ रिएक्ट करवाया, तो वो क्या हो गया? रेड लिटमस सॉल्यूशन जो है वो ब्लू में टर्न हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर आपने ये पॉइंट क्यों रखा? मुझे थोड़ा सा आपको चीज़ें रिवाइंड करवानी पड़ेगी, और ये मैं शायद समझ रही हूँ कि आपको एसिड और बेसिस के बारे में थोड़ा सा पता है, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, उतना ही जानने की ज़रूरत है, ठीक है। एसिड क्या होते हैं बेटा? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं मैम जो कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर लें। ब्लू को रेड में चेंज करने वालों को एसिड कहा जाता है, और जो बेसिस हैं वो क्या करते हैं? रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं, वो बेसिस होते हैं। एसिड वो भी होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं, H+ आयंस होते हैं, ठीक है, और बेसिस वो होते हैं जिनके पास मैम OH आयंस होते हैं, जिनको अपन हाइड्रोक्साइड आयंस भी कहते हैं। अभी जो वर्ड बोल रही हूँ ना, सिर्फ सुनते जाओ, आगे चलकर ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। देखिए, अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैंने रेड लिटमस सॉल्यूशन में डाला तो वो ब्लू में टर्न हो गया, रेड वाला तो लिटमस सॉल्यूशन। तो जब रेड ब्लू में टर्न हो गया तो इससे पता पड़ता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कैसा नेचर शो करता है? बेसिक नेचर शो करता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक कैसी ऑक्साइड हो गई बेटा? ये एक बेसिक ऑक्साइड हो गई बेटा, ठीक है, ये एक बेसिक ऑक्साइड हो गई है। वैसे इसके पीछे एक रिएक्शन होती है जो मैं अभी आपको लिखकर बता रही हूँ। लर्न करना हो तो करना, क्योंकि आगे चलकर आप ये खुद ही लिख लोगे। मैं आपको सारी रिएक्शंस अपने आप तुम इस तरीके से समझाऊंगी कि आप खुद से सारी रिएक्शंस लिख लोगे। देखो, होता क्या है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपन रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो रेड लिटमस सॉल्यूशन के अंदर जो पानी प्रेजेंट है, सॉल्यूशन है तो उसमें पानी तो होगा ना, तो उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है और वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, MgOH होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी के लिए सुनते जाओ, सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है, समझो और सुनो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि बेसिस वो होते हैं जो कि रेड को ब्लू में, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में टर्न कर लें, और बेसिस वो भी होते हैं जिनके पास OH आयंस हो। तो देखो, इसके पास OH आयंस पड़े हुए हैं ना, ये देखो OH आयंस पड़े हुए हैं। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग से मैंने चीज़ आपको बताई है ताकि आपको ये चीज़ दिमाग में रहे, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो एनसीईआरटी की ही एक्टिविटी है, और ये केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ही बताई गई है। तो उसमें अपन ने क्या किया है बेटा? लेड नाइट्रेट लिया है, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया है और पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया। आप बोलोगे कि मैम ये सब सोल्यूशन आते कहाँ से? बेटा वो लैब में पड़े होते हैं और उसके ऊपर ऐसे स्टिकर पे लिखा भी होता है उनका नाम, ठीक है। तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ले ली, जैसे आपको डायग्राम में दिख ही रहा है। एक में लेड नाइट्रेट लिखा, एक में पोटेशियम आयोडाइड लिखा। अब ये जो फॉर्मूलाज लिखे हुए ना, खतरनाक, उस पर भी नजर नहीं डालना है, डर जाओगे आप लोग, उसको देखना भी नहीं है, सिर्फ आप वर्डिंग्स पे ध्यान दो। लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, इस तरीके से आप छोटा छोटा बेसिक लेवल से शुरू कर रही हो ना, इसलिए फॉर्मूलाज नहीं देखना। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का हमने सोल्यूशन लिया बीकर के अंदर, दोनों अलग अलग बीकर्स थी, टेस्ट ट्यूब 1 एंड टेस्ट ट्यूब 2। फिर एक खाली टेस्ट ट्यूब में लेकर आई, उसके अंदर मैंने क्या करा? इन दोनों को मिक्स करने की कोशिश करी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं रिएक्शन आपको लिख के बता रही हूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लूँ क्या? चलो पूरा ही लिख लेते हैं। हमने क्या लिया? लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या डाला? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो अब आयोडाइड, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, हाँ, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मेरे क्या हैं?
रिएक्टेंट्स है मैम, अभी आपने बताया था ना जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर लेड आयोडाइड, अभी बीकर में वो जो बड़ा वाला बीकर है उसमें देखो कि उसके अंदर येलो कलर का आपको कुछ दिख रहा है और उस पर एरो मार्क किया हुआ है लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड। तो यहाँ पर अपन को लेड आयोडाइड की पीपीटी मिलती है। हाँ, पीपीटी मैम ये क्या होता है, हमने तो पीपीटी अब तक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सुना था, ठीक है। लेड आयोडाइड मिलता है जिसकी येलो कलर की पीपीटी होती है, बता रही हूँ उसके बारे में। और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, क्या मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन मिलता है जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ही होता है। जो बचा हुआ है ये पोटेशियम नाइट्रेट का, देखो मार्क किया हुआ है ना, पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है और लेड आयोडाइड की येलो कलर की पीपीटी मिलती है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि ये पीपीटी होता क्या है। इसका बेटा फुल फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट, इसका फुल फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट, ये येलो कलर की होती है, ठीक है। देखो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी में सल्यूबल नहीं होता है, वो इनसॉल्यूबल होता है, वो घुलता नहीं है। जैसे नमक पूरा पानी में घुल जाता है ना, तो जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते हैं। ये टॉपिक जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सॉरी, जिसको अपन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। और ये हमारी कौन सी कक्षा में आता है, ये 11वीं और 12वीं कक्षा में हमारे आता है। तो हमें अभी इस पे ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ये क्यों नहीं हो रहा है डिजोल्व, या ये क्यों हो जा रहा है, ऐसा क्या है उसके अंदर, वो चीज़ अभी अपन को ध्यान में नहीं देनी है। बस ये ध्यान रख लो कि प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होता है, इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इनसॉल्यूबल होता है। इसको तुम एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझाऊं तो मैं तुम्हें कौन सा एग्जाम्पल दूंगी, जैसे सपोज करो तुमने पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, तो वो मिट्टी कैसे दिखेगी एक जगह, मतलब पहले तो वो पूरा ऐसे मिक्स हो जाएगा, मतलब पूरी जगह पानी में उसके दाने दाने दिखेंगे, फिर एट दी एंड आके नीचे जाके दिख जाएगी। वैसा कुछ प्रेसिपिटेट होता है बेटा, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट जो है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है कुछ समय के बाद, और नहीं तो हम क्या करते हैं उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट कर देते हैं। तो जो फिल्टर पेपर पे जो है हमारा प्रेसिपिटेट येलो कलर का आ जाता है। तो लेड आयोडाइड का जो है प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलता है। इसमें आपने एक नई टर्म सीखी है बेटा, प्रेसिपिटेट, जो कि एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, सही बात। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर जो नई चीज़ बनी है वो पहले वाले से बिल्कुल अलग है, सही बात। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है वो ये है कि इसके अंदर हमने क्या करा है बेटा, हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए। जिंक के ग्रैन्यूल्स बाकायदा हमारे लैब्स के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। हमने लिया उधर से जाकर शेल्फ में से जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, उसके अंदर अपन ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। अब ये डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड क्या होता है आगे चलकर पता पड़ेगा, अभी सिर्फ सुनते जाओ समझते जाओ, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ यूज़ करा। हमने जिंक ग्रैन्यूल्स, एक इसको कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, फिर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है। तो जैसा ही ये हुआ तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जिंक सल्फेट बना। हमारे पास क्या बना, जिंक सल्फेट जो है वो बना, और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो गई। हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो गई, सही बात। अब देखो आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है और आप ये सब रिएक्शंस कैसे लिखती जा रही हो। बेटा सब पता पड़ेगा, आपको भी पता पड़ेगा, लेकिन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है चैप्टर, रुको, आप खुद से सब लिखोगे, ट्रस्ट मी। हमने भी ऐसे ही सीखा था, आप भी ऐसे ही सीखोगे, उल्टा और बेहतर तरीके से सीखोगे। इसमें जिंक सल्फेट बनता है बेटा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो होता क्या है बेटा, ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो रही है ना, ठीक है, इसको हमने टेस्ट किया कि भाई बाहर से गैस निकलेगी, कुछ तो एहसास होता है ना गैस निकलने का, ठीक है। तो ये जो गैस निकल रही है ना, हमने यहाँ पर क्या हुआ, बर्निंग मैचस्टिक ला के रख दी, बर्निंग मैचस्टिक, माचिस बर्निंग मैचस्टिक ला के रख दी। तो वो बर्निंग मैचस्टिक जो है वो पॉप साउंड के साथ जो है वो बुझ गई, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस का फीचर होता है कि वो क्या कर देती है ना, जो बर्निंग मैचस्टिक है उसको पॉप, उसका एक तो पॉप साउंड आता है जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो ठीक है। और कोई भी बर्निंग चीज़ को क्या करती है, वो स्टॉप कर देती है। तो इससे हमको पता पड़ गया कि जो हाइड्रोजन गैस है इसके साथ लिबरेट हो रही है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है जिसके अंदर नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इनिशियल वालों से बिल्कुल अलग है। तो आपने 3 एग्जाम्पल्स देखे हैं,
केमिकल रिएक्शन के जो हमारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। एक और बात अब सुनना, अब आप बोलोगे कि मैम आपने एज इट इज एनसीईआरटी के डायग्राम्स लाके हमारे सामने रखे हैं, वो इसलिए रखे हैं बेटा क्योंकि आजकल ये लोग सीधा इस पर पता है क्या है, इस पर ए मार्क कर देंगे, इस पर बी मार्क कर देंगे, और ये जो निकलने वाली गैस है इस पर सी मार्क कर देंगे और बोलेंगे बताएंगे बताओ कि ABC क्या होता है और इसके रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन है वो लिख कर बताओ। तो तुम कैसे लिखोगे? जब बार बार इन्हीं डायग्राम्स को तुम देखते जाओगे ना तो ही तुम्हें याद रहेगा। इसलिए मैंने आपको एज इट इज एनसीईआरटी का ही पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे एक्टिविटीज़ का तो स्पेशली और डायग्राम्स का लेके आ गई। लेड नाइट्रेट का तो एनसीईआरटी में भी नहीं था, इसलिए मैं अलग से लेके आ गई। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें तो केमिकल रिएक्शन की खत्म हो गई कि थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि मैम केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने ये बताया कि उसके अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं एटॉमिक लेवल पे और हमें प्रोडक्ट्स देते हैं, और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल ही उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं होती, एक परमानेंट चेंज हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें अपन ने केमिकल रिएक्शन के बारे में समझी और 2-3 एग्जाम्पल्स भी देख लिए। सबसे पहला मैग्नीशियम रिबन वाला देखा था, दूसरा हमने लेड नाइट्रेट वाला देखा था, और तीसरा अपन ने जिंक ग्रैन्यूल्स वाला देखा। अभी तक का सारा चीज़ जो था वो रिवाइंड करवा दिया। अभी नेक्स्ट आता है हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो आप बोलोगे कि मैम देखो मैं, कोई बोलेगा कि मैं गाना अच्छा गा लेती हूँ मैम, कोई बोलेगा मैं डांस अच्छा कर लेती हूँ, कोई बोलेगा मैं गिटार अच्छा बजा लेती हूँ। ठीक है, जो भी XYZ, कोई बोलेगा मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी हूँ, कोई बोलेगा कि मैम मैं सिर्फ बिंज वॉचिंग करती हूँ, आप मुझे कितना भी बिंज वॉचिंग करा दो मैं कर लूँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलोगे आप। ठीक है, तो ये बात है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो होते हैं जो कि ऑब्जर्वेबल चीज़ें होती है, तुम कितना भी छुपा लो छुपेंगी नहीं। अगर तुम्हारी वो आदत है और उसके अंदर तुम प्रो लेवल के स्मार्ट हो तो वो दिख ही जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स केमिकल रिएक्शंस के भी वो हैं जो कि ऑब्जर्वेबल, इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स जो होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, उनको अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है केमिकल रिएक्शन का वो है चेंज इन स्टेट। बेटा देखो 3 तरीके की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 तरीके की स्टेट्स होती हैं, हम जानते हैं। बीच में सेमी सॉलिड, बाकी वाली चीज़ें अपन यहाँ पे कंसिडर अभी नहीं करेंगे, है ना। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करो कैंडल को हमने बर्न किया है ना। तो कैंडल के बर्न होने में क्या वो एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या कुछ और बात है? देखो बेटा, 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ आपको। जब कैंडल बर्न होती है ना तो इसका जो वैक्स है वो तो मेल्ट हो जाएगा और ज़मीन पे आ जाएगा इन अ लिक्विड फॉर्म, और फिर वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई भी हो जाएगा। लेकिन ऊपर जो कैंडल बर्न हो रही है उससे क्या होगी, CO2 प्रोड्यूस होती जाएगी और कुछ वेपर्स भी निकलते हैं, कुछ वाटर वेपर्स भी निकलते हैं जो आपको नीचे नीचे की तरफ दिखते भी हैं अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया हो तो, है ना। तो बर्निंग ऑफ द कैंडल जो है उसके अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं, क्योंकि देखो जो वैक्स मेल्ट हो रही है वो नीचे वापस से अपन उसको सॉलिडिफाई करके उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई नेचर चेंज नहीं हुआ। लेकिन ऊपर जो कैंडल बर्न हो रही है उससे जो CO2 लिबरेट हो रही है वो तो एस्केप आउट हो गई ना, उसको मैं वापस से थोड़ी ट्रैप कर सकती हूँ। तो स्टेट का चेंज होना, स्टेट यहाँ पे क्यों चेंज हो रही है कि भाई जो सॉलिड वैक्स है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो वो स्टेट चेंज हुई तो हुई। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है केमिकल रिएक्शन का कि उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन सकता है, गैस से सॉलिड बन सकता है, सॉरी लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके, चलिए, तो अगर कभी किसी रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज हो रही है तो वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। ओके, नेक्स्ट, चेंज इन कलर। कभी कभी हमें कलर चेंज होता हुआ भी दिखता है, और अब तुम मुझे खुद से बता सकते हो कि यस मैम दिखता है। आपने लेड नाइट्रेट का अभी हमें एग्जांपल बताया था कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में जब ये रिएक्शन हम करवा रहे थे तो इसके अंदर क्या था, ये दोनों का कलर देख लो, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का। यहाँ पे येलो कलर का PPT देख लो, कलर बिल्कुल ही चेंज है। कहाँ यहाँ पे येलो कलर था, बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल कलर चेंज हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, और ये केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है। येलो प्रेसिपिटेट बना। रस्टिंग ऑफ नेल्स, नेल्स जो है वो सिल्वर कलर के दिखते हैं लेकिन जो रस्ट होती है वो रेड कलर की दिखती है, तो रस्टिंग ऑफ नेल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टेट का चेंज होना, कलर का चेंज होना, ये क्या है, ये कुछ मतलब इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस हैं जो तुम्हें बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई। तुम देखकर बता सकते हो, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे तो तुम जान नहीं सकते हो, तो कुछ तो हो जिससे पता पड़े कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। अभी ये पोच आयोडाइड क्या होता है, मैंने पोटेशियम आयोडाइड लिखना था, आई एम सॉरी, गलती हो गई, माफ़ करो।
ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड के बीच में और लेड नाइट्रेट के बीच में जब अपन ने किया था तो प्रेसिपिटेट बना था ना येलो कलर का, बस उसी के बेसिस पे ये लिखा है कि अगर प्रेसिपिटेट भी बन जाता है तो भी वो केमिकल रिएक्शन का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी देखा मैम जिंक ग्रैन्यूल्स वाला रिएक्शन याद करो जिसको मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था। ये देखो जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी ना, तो वो एक केमिकल रिएक्शन का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देख रहे हो एनसीईआरटी कैसे एक दूसरे से चीजें रिलेट करती है, ठीक है। तो गैस का इवोल्यूशन जो है वो भी क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है, इसको अच्छे से समझो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। बेटा क्या होता है ना कि कभी कभी जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो दो तरीके की बेसिकली रिएक्शन होती है। कभी कभी हमें हीट देनी पड़ जाती है किसी रिएक्शन को करवाने के लिए, और कभी कभी हीट लिबरेट भी हो जाती है रिएक्शन के दौरान, हमें देनी नहीं पड़ती है ना। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब मुझे हीट देनी पड़ रही है थोड़ी सी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली ना, तो बेसिकली मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है जो मैं हीट के फॉर्म में दे रही हूँ, तो उसको अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडो, ठीक है, मतलब दे रहे हैं अपन। और रिएक्शन जिसके अंदर हीट लिबरेट होती है तो उसको अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स वाली रिएक्शन आपको बताई थी, मैं बार बार पीछे कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें दिमाग में बैठे, ठीक है, रिलेट कर रही हूँ। तो जिंक ग्रैन्यूल्स को जैसे ही मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था ना बेटा, तो जब मैं इस कोनिकल फ्लास्क को बाद में टच करूँगी ना तो वो मुझे थोड़ा गर्म दिखता है, ठीक है, वो थोड़ा गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर मुझे हीट देनी भी पड़ जाती है, ठीक है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, मतलब वो उनका बीकर जो है ना वो ठंडा पड़ जाता है, उस केस में थोड़ा सा उनका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो ठंडी हो जाती है। तो दोनों तरीके की रिएक्शन एग्जिस्ट करती हैं। अभी के लिए बस आपको ये जानना है कि भाई एंडो और एक्सो होते क्या है। अपने एनसीईआरटी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल दे रखा है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज भी होती हैं। दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या होता है, अभी मैं ये मान के चल रही हूँ और ये बिल्कुल फैक्ट भी है कि आपने लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको कुछ बेसिक लेवल पे चीज़ें बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो बेटा, होता क्या है कि जो भी फूड अपन खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, एनीथिंग विच यू ईट, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सही बात है। अब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी में आसान नहीं है, तो हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कॉम्प्लेक्स से सिंपल आने में बेटा इट्स अ प्रोसेस, बहुत बड़ा प्रोसेस है। 11वीं कक्षा में बायो ले ली ना तो समझ आ जाएगा, ठीक है। एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गए तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन तब तक तो बहुत अभी इसमें समय है, तो मैं आपको उतना ही समझा रही हूँ जितना आपके लेवल का है, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, उतना जितना काम आ जाए। तो उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जब मैं सिंपल फॉर्म बोल रही हूँ तो एब्जॉर्बेबल फॉर्म, अरे भाई खाना खाऊंगी एब्जॉर्ब नहीं करूंगी तो क्या मतलब, कुछ विटामिन मिनरल्स मिलेंगे ही नहीं, सब निकल जाना है सुबह को, ठीक है, फिर सब कुछ बॉडी नहीं बननी, कुछ मसल नहीं बननी, उल्टा वीक ही हो जाना है, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म्स में मतलब है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, और ये ग्लूकोज जो है वो बाद में जाकर हमको एनर्जी देगा, ठीक है। और आपको पता है हमारी बॉडी में जो एनर्जी करेंसी होती है, जैसे अपनी जो करेंसी है डॉलर्स वगैरह ये सब जो रहता है, तो हमारी जो एनर्जी करेंसी है बॉडी की वो क्या है, ATP। हाई-फाई वर्ड है, बताऊँ उसका फुल फॉर्म बताऊँ, डरना नहीं, बस डरना मत इसका नाम सुनकर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट थोड़ा सा अच्छा शब्द है, मुझे तो बड़ा सही लगता है, लेकिन आपको इसको सुनकर डरना नहीं है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। बायोलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ, सॉरी, बायोलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा आ गया तो पढ़ाना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर तुम बोलोगे कि मैम समझाती नहीं है ना। तो फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है, और इस तरीके से कन्वर्ट होता है कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो जाए उसकी, ठीक है। तो वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो है वो हमारा ग्लूकोज है, और उसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लिबरेट होती है, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, एनर्जी लिबरेट होती है जिसको अपन ATP बोलते हैं, जो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, ठीक है। और इसमें हीट भी लिबरेट होती है।
काफ़ी ज़्यादा हीट भी लिबरेट होती है ना। तो ये जो हीट लिबरेट होती है, और मैंने आपको यही बताया कि भाई जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, यही तो क्वेश्चन था। और मैंने आपको ये पहले बता रखा है कि जहाँ पे हीट लिबरेट होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हीट लिबरेट हो रही है और ये एक्सोथर्मिक इसीलिए तो हुआ। और ये जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होते हैं वो हमारे सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन हमने ली है ना बाय ब्रीदिंग, इसलिए बोलते ना टेक अ डीप ब्रेथ, ओके। तो सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है बेटा, ठीक है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मतलब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन हमें एनर्जी मिलती है और बहुत ज़्यादा हीट भी लिबरेट होती है, इसलिए अपन रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। सही बात। चलिए, अब मैंने आपको यहाँ पर है ना कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो, वाटर सॉलिड फॉर्म में है और वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड क्या है, ये स्टेट हैं जो बताई जाती हैं कभी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के दौरान, ताकि वो जो केमिकल रिएक्शन है वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बने। मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसमें से अगर इन्फॉर्मेशन निकालने, कोई केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिख दे और आपको मतलब देखते ही बहुत सारी चीज़ें पता पड़ जाए, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिल जाए, तो उसके लिए अपन ये सब करते हैं काम, है ना। तो हमने सॉलिड फॉर्म में लिक्विड लिया और उसको सॉलिड फॉर्म में पानी लिया और उसको लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो -6.0 किलो जूल्स एनर्जी जो है वो लिबरेट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करो, जो भी आपको प्रोडक्ट साइड में दे रखा है ना उसको आप रिएक्टेंट में लेके आओ, ठीक है। इसको यहाँ पर +6.0 किलो जूल्स कर दो। अब क्योंकि यहाँ पर देनी पड़ रही है, रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ रही है, एडिशन में है ना, साथ में काम किया इन्होंने, मिलकर काम किया। मैंने आपको यही बताया था कि भाई अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो प्लस का साइन लगता है। तो +6.0 किलो जूल्स है ना, तो मतलब ये क्या हो गई, मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। सही बात। अब +185 जो है इसको इधर शिफ्ट कर लो तो माइनस इधर 185 हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स के साथ ये पार्टिसिपेट थोड़ी कर रहे, नहीं तो नेगेटिव साइन क्यों आता। तो ये क्या हो गई, मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। समझो, जो भी प्रोडक्ट साइड में ना उसको रिएक्टेंट साइड में कन्वर्ट कर लो, फिर जैसा साइन है वैसा काम हो जाएगा। अगर प्लस में आ रहा है रिएक्टेंट में तो एंडो हो गई, नेगेटिव में आ रहा है तो एक्सो हो गई। अब जैसे यहाँ पे देखो प्लस में आ रहा है ना ऑटोमेटिकली, अब ये प्रोडक्ट साइड में नहीं लिखा हुआ था, रिएक्टेंट साइड में ही दे रखा है, तो मतलब ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 180 किलो जूल्स का हीट एनर्जी। तो ये क्या हो गया, मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इस तरीके से पता लगाते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपको बताना चाहती थी कि एंडो और एक्सो को कैसे पहचानते हैं। हायर क्लासेस में सपोर्ट करेगा आपको यही चीज़, लेकिन पूछता कोई भी नहीं है इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा देखो, अभी तक मैं आपको जितनी भी रिएक्शंस लिखा रही थी, मैं आपको क्या बोल रही थी बेटा, अभी सिर्फ लिखते जाओ। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में वापस लेके जाती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो, मैंने आपको यहाँ पे लेड नाइट्रेट पूरा स्पेलिंग लिखवाया है, पोटेशियम आयोडाइड पूरा स्पेलिंग लिखवाया है, लेड आयोडाइड, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैं सारी रिएक्शंस आपको ऐसे लिखवा रही थी, आपको लग रहा था कि मैम इतना कितना लिखना पड़ रहा है, मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन की पूरी स्पेलिंग लिखो, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आजकल व्हाट्सअप इंस्टाग्राम के ज़माने में आप क्या इतना लंबा लंबा लिखवा रहे हो, जिंक ग्रैन्यूल्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब आप कर रहे हो, ठीक है। ये तो बड़ा टीडियस प्रोसेस है, ये तो थोड़ा इसको शॉर्ट करो आप इसको थोड़ा शॉर्ट कीजिए, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा। तो बस यही कारण है कि हमने केमिकल रिएक्शंस की रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक पढ़ना है। कि देखो, अभी तक जो अपन वर्ड इक्वेशंस पढ़ रहे थे, जैसे कि 2 तरीके से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में और एक सिंबॉलिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो जो वर्ड इक्वेशंस होती हैं उसके अंदर अपन पूरा स्पेलिंग्स लिखते हैं। जैसे कि हमने अपना लिखा कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आप खुद बोल रहे हो कि मैम ये टीडियस प्रोसेस है, ये बहुत लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता, तो हम तो ये नहीं करेंगे। तो इसीलिए ही आपके लिए सिंबॉलिक इक्वेशंस लिखी जाएंगी। अब आप जितनी भी रिएक्शंस लिखोगे वो सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखोगे, सिंबल्स के फॉर्म में लिखोगे। अब आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता, सिंबल्स के बारे में हमें कैसे पता, पहले बता दो फिर हम लिख लेंगे। तो इसलिए मैं आपके साथ पास ये एक टेबल लेके आई हूँ और पहले ही बता रही हूँ, ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी, ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी। एक तो देखो, इसके अंदर सारे सिंबल्स लिखे हुए, सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम तक तो पक्का करना है। उसके अलावा आयरन का सिंबल, निकल का सिंबल, कॉपर का सिंबल, जिंक का सिंबल, ना सिल्वर का सिंबल, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी नहीं पता होगा, मर्क्यूरी, चलो ठीक है,
कर लो, ठीक है। तो जो मैं टिक लगा रही हूँ ना वो तो तुम्हें करना ही है। चलो टिक नहीं लगाती, जो नहीं करना वो बता देती हूँ, ठीक है। क्रोमियम नहीं करना, मैग्नीज नहीं करना, कोबाल्ट नहीं करना, निकल नहीं करना, सिल्वर मत कर, सिल्वर तो करना पड़ेगा, गोल्ड मत करो, बस बाकी सारे सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मस्ट लर्न मस्ट लर्न मस्ट लर्न। आधी केमिस्ट्री इन सिंबल्स को लर्न करने से आसान हो जाएगी और बाकी केमिस्ट्री इन आयंस का फॉर्मेट लर्न करने से आसान हो जाएगी। नहीं करोगे दिक्कत आएगी, मैं आपको बोल रही हूँ। कितनी रिएक्शंस लर्न करोगे बेटा, कितने सिंबल्स, मतलब कितना वो फॉर्मेट्स लर्न करोगे। आप खुद से बना लोगे सारी रिएक्शन, हमने भी यही लर्न किया तभी हम बना लेते हैं। जो आप पहले मेरे को बोल रहे थे ना कि मैम आप कैसे लिख देते हो, तो वो इसी की वजह से। देखो इसको मैं आपको एक बार बता देती हूँ बेटा, ये क्या है, सारे आयंस हैं। आयंस पता ना 2 तरीके के होते हैं, कटायंस और अनायंस। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। देखो मैं फिर से एक बार रुक जाओ, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ इधर चलो, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कटायंस और अनायंस क्या होते हैं। कटायंस और अनायंस क्या होते हैं वो बता रही हूँ एक बार, ठीक है। सुन लो, हमारे पास एक एटम होता है, ठीक है। एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हमें ये चीज़ पता है, 9वीं कक्षा में पढ़ के आए हो। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो एक एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और हम बोलते हैं कि एटम न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, उसको निकालने के लिए हमें बहुत ताकत देनी पड़ेगी। और यूनिवर्स में कोई ऐसा काम नहीं होता जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत देनी पड़े। जो चीज़ आराम से ईजी पीजी तरीके से हो जाए, यूनिवर्स वही करता है, ठीक है। फिर तुम बोलोगे मैम हमको पढ़ाई क्यों करवाते हो, इतनी डिफिकल्ट है। हमको नहीं करनी, हमसे नहीं होती वो इजी पीजी तरीके से, तो फिर छोड़ दें। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अगर एटम में बराबर हैं तो वो एटम न्यूट्रल कहलाया जाता है ना। अगर मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो एटम जो है वो क्या हो जाएगा, वो एटम जो है वो A+ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन बढ़ गया। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऑटोमेटिकली एक प्रोटॉन बढ़ा ना। अगर पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन थे, तो अब मैं बोल रही हूँ कि 9 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो प्रोटॉन्स तो 10 ही है ना, तो +1 डोमिनेट कर गया ना, तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ गया, तो ये बन गया कटायन, ठीक है। और अगर मैं किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रही हूँ, मतलब पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और प्रोटॉन्स तो 10 के 10 ही हैं, तो मतलब अब एक नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर गया, तो वो क्या बन जाएगा, A-। तो कटायंस और अनायंस कुछ ये होते हैं। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, कुछ कटायंस और अनायंस जो है उनका फॉर्मेट लर्न करना है। कि जैसे अगर मैं, जैसे आपके दिमाग में सोडियम आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जो है वो Na+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पोटेशियम K+ के फॉर्म में, सिल्वर Ag+ के फॉर्म में, कॉपर प्लस के फॉर्म में, कॉपर +2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको इसमें नहीं बताया गया कॉपर +2, ठीक है। मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, आयरन Fe+2, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे नाइट्रेट है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नाइट्रेट NO3- होता है, कार्बोनेट HCO3- होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट था ये, और ये कार्बोनेट है। सल्फाइट जो है, सल्फाइट T, SO3 2-, T से 2 लर्न करो, ठीक है। और सल्फेट जो है SO4- होता है, SO3- इज सल्फाइट, ठीक है। और सल्फेट जो है वो SO4- होता है। फॉस्फेट जो है वो PO4- होता है। हाइड्रोक्साइड OH- होता है। अमोनियम जो है वो NH4+ होता है, ठीक है। हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-, नाइट्राइड N3-। ये सब आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक बार सिंबल वाली चीज़ पे आ जाओ। कहाँ गया, हाँ सिंबल। जैसे देखो, अब मैं मैग्नीशियम वाला ही लेती हूँ। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है बेटा Mg, आप देखना, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है उसको अपन O2 इज अ गैस ना, ऐसे लिखा, तो वो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। इस तरीके से अपन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जिंक, याद करो रिएक्शन करी थी, उसको अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया था। बेटा देखो, कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको फॉर्मूला के साथ लर्न करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड बोल रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 उसका फॉर्मूला है या सिंबल है, ठीक है। तो H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट बन गया, तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो गई। तो इस तरीके से अपन सिंबॉलिक इक्वेशंस जो है वो लिखते हैं, जो कि हमारा टाइम कम कंज्यूम करती हैं। अब ये कैसे लिखी जाती हैं, क्या होता है, कैसे होता है, अभी के लिए रुको,
अभी के लिए रुको, आगे मैं आपको फॉर्मूला फॉर्मेशन बताऊंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंबॉलिक इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन। सुनना, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर आपने जितने एटम्स लिए हैं, प्रोडक्ट में भी आपको उतने ही एटम्स मिल रहे हैं। और ये बहुत ही लॉजिकल सी बात है बेटा कि मैम अगर अपन जितना रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे उतना ही तो हमें सामान मिलेगा। अगर मैंने 10 किलो पटेटोज लिए हैं तो मुझे 10 kg ही तो पटेटो चिप्स मिलेगी ना, उससे ज़्यादा थोड़ी मिल सकती है, उससे कम थोड़ी मिल सकती है। कम हो सकती है XYZ रीजंस की वजह से, ठीक है। अगर कोई चीज़ खराब हो गई तो इस हिसाब से अपन अनुमान लगा सकते हैं, नहीं तो तब तक तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे लिख रही हूँ और यहाँ पे MgO लिख रही हूँ, अब आप मुझे बताओ कि मैम मैग्नीशियम तो दोनों जगह एक एक एटम आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पे O2 जो है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही एटम है। तो फिर क्या करें, तो यहाँ पर आप लगा दो 2 और यहाँ पे आप लगा दो 2, तो देखो सब चीज़ बैलेंस हो गई। अब ये चीज़ जो है मैं आपको डिटेल में हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना देखो कि भाई बैलेंस इक्वेशन होती क्या है। दोनों जगह अगर बराबर एटम्स हैं तो वो बैलेंस्ड है, और अगर वो नहीं है तो वो अनबैलेंस है। अगर इसी चीज़ को मैं मैग्नीशियम प्लस O2 को MgO लिख दूँ तो ये अनबैलेंस इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई, अनबैलेंस इक्वेशन हो गई, सिंपल। बस अभी इतना ही जान लो, ठीक है। अभी इसी के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ। अब आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ ये बताना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। देख लेते हैं। मैम देखो जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, अनबैलेंस, सीधा अनबैलेंस मार्क करो, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करना है वो अपन हिट एंड ट्रायल मेथड से आगे देख लेंगे। मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, वैसे इसको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। कार्बन 1 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी तो 2 ऑक्सीजन है ना, 2 और 2 4 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गए, मतलब कि हाँ ये बैलेंस इक्वेशन है। देखो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 × 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नीशियम ये तो अनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस है। मैग्नीशियम एक और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 है। Hg इज मर्क्यूरी, यहाँ पे 2 Hg है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2 हैं, तो मतलब ये क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया है, सिर्फ ये देखना समझ में आ गया है कि भाई कोई भी रिएक्शन को देखकर मैं पता लगा सकता हूँ कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। अब अनबैलेंस को बैलेंस करना कैसे है, उसके लिए सब्र शांति रखनी पड़ेगी। ओके चलिए, अब आपके पूरे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, दैट इज हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड को लिखने के लिए, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखने के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये अपन बाद में देखेंगे। उससे पहले तुम इस टेबल पे आ जाओ, जो मैंने पहले भी तुम्हें बोला था कि लर्न करनी पड़ेगी, जस्ट पहले अपन डिस्कस करके बैठे हैं, ठीक है। तो बेटा एक बार आप इसको नज़र डाल लो, इन पे एक बार पूरा नज़र डालो इन आयंस के ऊपर। अब मैं बताती हूँ कि आपको कोई भी फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है। तुम ये एक बार मैं ये मान के चल रही हूँ कि लेट अस सपोज कि हमें ये टेबल लर्न है, ठीक है, और नहीं लर्न है तो अपन देखकर करेंगे, ठीक है। अभी तक अपन ने जितने भी फॉर्मूलाज लिखे ना रिएक्शन के दौरान, उसी को ही लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो, या तो चलो एक मिनट रुक जाओ, आप पहले सिल्वर, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसको ट्राई करते हैं लिखने की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट, कभी भी अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रही हूँ ना बेटा, तो वो फॉर्मूला कटायंस और अनायंस से मिलकर बनता है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, अनायंस इज नेगेटिवली चार्ज, सही बात। अब जो कटायंस जो है वो हमेशा पहले लिखे जाते हैं और जो अनायंस हैं वो बाद में लिखे जाते हैं, ये फिक्स है। कटायंस को पहले लिखना है, अनायंस को बाद में लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट बोल रही हूँ तो सिल्वर और नाइट्रेट, पहले कटायन फिर अनायन। तो सिल्वर को अपन कैसे लिख सकते हैं, Ag+ के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और नाइट्रेट लिखा हुआ है, नाइट्रेट कहाँ है, ये रहा NO3-। तो बस यहाँ पे आ जाओ। अब सिल्वर को कैसे लिखना है, Ag के फॉर्म में, और नाइट्रेट को NO3 के फॉर्म में। अब Ag के ऊपर +1 था और NO3 के ऊपर क्या था, -1 था। उस +1 को इधर लिख दो बेटा और -1 को इधर लिख दो। अभी जब कभी भी अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो अपन को प्लस माइनस सिर्फ कटायंस और अनायंस के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना है, बाकी अपन मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि सिर्फ नंबर्स, मतलब कि जो साइन है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब आप इन दोनों को इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो गया, Ag और NO3। यहाँ पे भी 1 है, नीचे इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, वो अपन लिखेंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में है।
तो ये AgNO3 जो है वो बन गया, जिसको तुम क्या बोलोगे, सिल्वर नाइट्रेट। अब मुझे बताओ, अगर आपको वो टेबल लर्न होती तो आपको पता है कि सिल्वर को Ag के फॉर्म में लिखा जाता है, उसका सिंबल ये है। नाइट्रेट अगर वो टेबल लर्न होती तो NO3 माइनस उसको बोलते हैं। तो अगर मैं आपको AgNO3 लिख कर दे देती तो आप मुझे इसका नाम नहीं बता सकते थे, सिल्वर नाइट्रेट है। और जब मैंने आपको नाम लिख के दे दिया तो क्या आपने इसका सिंबल नहीं बता दिया उस टेबल की मदद से? ठीक है, ऐसे ही होता है। अब जैसे देखो पोटेशियम क्लोराइड, सबसे पहले मैम पहले कटायन आता है फिर अनायन आता है। पोटेशियम के ऊपर जरूर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन अभी मुझे टेबल लर्न नहीं है तो मैं देख लेती हूँ। पोटेशियम जो है वो K+ के फॉर्म में लिखा हुआ है, और क्लोराइड जो है वो ये रहा Cl-, क्लोराइड Cl- है, तो K+ Cl- है। चलो आ जाओ, यहाँ पर पोटेशियम की जगह K लिखा, क्लोराइड की जगह Cl लिखा, पोटेशियम के नीचे +1 आएगा, Cl के नीचे -1 आएगा, दोनों को मैम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा KCl बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। सही बात। नेक्स्ट धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी आएंगे। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। आ जाओ टेबल पे, बार बार टेबल को देखो, बार बार जितना देखोगे उतना समझ में आएगा। कॉपर सल्फेट, जब तक कुछ नहीं लिखा हुआ, एक मिनट रुको, कॉपर और सल्फेट कहाँ गया यहाँ पे हमारा, सल्फेट सल्फेट सल्फेट, ये रहा SO4-2। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि मैम, आपको लगेगा कि मैम कॉपर जो है वो यहाँ पे +1 में है, यहाँ पर +2 में है, SO4-2 के अंदर है, तो अब मैं कौन सा लूँ? ठीक है, मैं +1 वाला भी तो कंसिडर कर सकती थी ना। देखो बेटा, हमेशा जब अपन कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज होता है? नहीं होता है। आपने NaCl लिखा, आपने KCl लिखा, उसके ऊपर कोई चार्ज था नहीं, तो हमें कंपाउंड ऐसा बनाना पड़ता है कि जो पूरा का पूरा न्यूट्रल हो। ठीक है, तो देखो कॉपर का जो +2 का चार्ज है वो SO4 के -2 के चार्ज को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर लेगा ना, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, CuSO4। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉपर लिखा, यहाँ पे SO4 लिखा, इसकी जगह नीचे +2 लिखा, इसकी जगह नीचे -2 लिखा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये CuSO4 जो है मेरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना आप। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। चलो, कैल्शियम पॉजिटिव कार्बोनेट नेगेटिव, कैल्शियम पॉजिटिव कार्बोनेट नेगेटिव। कैल्शियम पॉजिटिव तो Ca के ऊपर +2 का चार्ज है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, तो कैल्शियम के ऊपर क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज है, और कार्बोनेट जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं दे रखा, सिर्फ कार्बोनेट दे रखा है, मतलब CO3-2 का चार्ज है। +2 -2 को कैंसिल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, चलो आ जाओ लिखते हैं। कैल्शियम की जगह Cl लिखा, कार्बोनेट की जगह CO3 लिखा, इधर +2 है मैम, इधर -2 है, दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका CaCO3 जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा कैल्शियम जो है, मतलब आपको चलो टेबल के फॉर्म में रिलेट करके बता ही देते हैं, मुझे लर्न है इसलिए मैं लिख रही हूँ, लेकिन ये नाइंसाफ़ी है। ठीक है, कैल्शियम 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 अभी देखा था मैम, Ca+2 है, हाइड्रोक्साइड OH- है मैम। चलो चलो, यहाँ पर तो कुछ अलग सी चीज़ आई है, ये तो समझाना पड़ेगा। कैल्शियम और इधर OH, OH के ऊपर क्या था, OH- ऐसे लिखा हुआ था, और कैल्शियम जो है वो +2 ऐसे लिखा हुआ था, तो इधर +2 लिखते हैं और इधर -1 लिखते हैं। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ज़रा कैल्शियम के पास तो 1 ही आएगा, और OH के पूरे OH के ऊपर 2 आ रहा है, पूरे OH के ऊपर 2 आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे बेटा, OH लिखा, इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर 2 लिखा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक नई चीज हो गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिख, सिर्फ O के ऊपर या H के ऊपर 2 नहीं है, पूरे OH के ऊपर 2 है, तो आप इसको O2H2 जो लिखोगे ना, ये हायर क्लास में आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है। अभी आप ऐसा कभी नहीं करना, आप ऐसे नहीं करना CaO2H2 ऐसा नहीं करना। ठीक है, अपन CaOH होल ट्वाइस ही लिखेंगे, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। ठीक है, चलो अभी लेड सल्फेट, लेड सल्फेट, लेड सल्फेट। ठीक है, देखते हैं लेड लेड लेड, आई थिंक आपको यहाँ पे ना लेड दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सल्फेट तो अपन को पता है SO4-2 होता है। ठीक है, लेड का मैं आपको बता देती हूँ। लेड जो है वो Pb+2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, और SO4-2 में होता है, तो ये +2 ये -2 हो गया, तो अपन इसको PbSO4 लिख सकते हैं। ठीक है, PbSO4 लिख सकते हैं लेड सल्फेट को। सही है, चलिए नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड। हाँ, ये दोनों जो है ना आप एज अ होमवर्क में ट्रीट करके होमवर्क में कर सकते हो। जब अपन अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे ना इसका, इसी चैप्टर का जो कल ही आ जाएगा, तो उसमें अपन क्या करेंगे,
मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता दूंगी, आप इसको एज अ होमवर्क ट्रीट करो, आपको हेल्प मिलेगा, मतलब आपको पता पड़ेगा कि समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इस तरीके से क्या होता है, अपन कोई भी क्या बोलते हैं फॉर्मूला लिख सकते हैं। सही है। चलो अब एक बार मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मैंने आपको इनिशियली कुछ रिएक्शंस लिखवाई है ना, उसका मैं सोच रही हूँ आपको बता दूँ। क्या बताऊँ कि कैसे जैसे अपन ने जो भी एक्टिविटीज़ करी थी तो उसके अंदर अपन ने सीधा नेम रिएक्शंस लिखी थी ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस कहाँ लिखे थे। देखो अब यहाँ पर जिंक ग्रैनुअल्स है ना, तो जिंक को ऐसे लिख दो, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिख दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है, बस H2SO4 जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ेगी, बाकी तो टेबल से सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लेड नाइट्रेट है बेटा, लेड नाइट्रेट Pb, रुको यहाँ पे लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम K+ होता है, आयोडाइड I- होता है, लेड नाइट्रेट यहाँ पे बता देते हैं, रुको एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। लेड नाइट्रेट लेड Pb+2 था। ठीक है, नाइट्रेट जो है नाइट्रेट NO3- है। ठीक है, अब सुनना, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वैसा का वैसा तुम खुद बना लोगे, बस इस टेबल में आने की देरी है, टेबल लर्न होने की देरी है। ठीक है, लेड क्या था बेटा Pb+2, लेट मी चेंज द कलर, और नाइट्रेट क्या था NO3-, तो Pb नीचे लिखा +2, NO3 नीचे लिखा -1, तो PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस हुआ ना, PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। और पोटेशियम जो है वो K और I-, ये +1 होता है, ये -1 होता है, तो ये क्या बन गया Ki, PbNO3 और Ki। यहाँ पे देखना लेड नाइट्रेट ऐसे ही तो लिखा हुआ था, Ki ऐसे ही तो लिखा हुआ था, लिख दिया। ठीक है, और लेड आयोडाइड बेटा मैं आपको एक बहुत अच्छी बढ़िया चीज़ बताती हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा, कोई भी रिएक्शन आप खुद से बना लोगे। सुनो, कटायंस और अनायंस मिलकर ही तो कोई फॉर्मूला बना रहे हैं, कोई कंपाउंड बना रहे हैं। अब आपको लगेगा कि मैम अगर हमको कोई रिएक्शन दी जाए और हमको बोले प्रोडक्ट बनाओ तो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सुनना, बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ। Pb+2 NO3- लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, K और I-। अब यहाँ पर मैं देखो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki। ठीक है, इसके अंदर Pb+2 में है, NO3-1 में है, K+1 में है, I-1 के अंदर है। ठीक है, अब इंटरचेंज कर लो इनके कटाइंस एनाइंस को। इस Pb को है ना अब I के पास ले जाओ, Pb+2 I- के पास जाएगा, और NO3- जो है वो K के पास जाएगा। इनके कटाइंस एनाइंस एक्सचेंज हो गए रिएक्शन के दौरान। मैंने आपको क्या बोला था, एटॉमिक लेवल पे रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है, तो अपना क्या बना, लेड आयोडाइड। देखो लेड आयोडाइड Pb I के पास गया। ठीक है, तो यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो Pb+2 था और I- था। ठीक है, तो इसका +2 और इसका -1, तो क्या बना PbI2 लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड बना जिसकी येलो कलर की पीपीडी आई थी, प्लस अपना क्या बना पोटेशियम नाइट्रेट। मैंने आपको बोला ना इंटरचेंज करना है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होल ट्वाइस बना, KNO3 होल ट्वाइस बना। सिंपल, ऐसे रिएक्शन होती है बेटा। एक बार ये टेबल लर्न कर ली ना, आप सब कुछ कर सकते हो। सिंपली इंटरचेंज किया है हमने कटायंस और अनायंस को। ठीक है, कटायंस और अनायंस से हमने रिएक्टेंट बनाए और उन्हीं को ही एक्सचेंज कर कर जो लेड पॉजिटिव था वो दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव वाले के साथ रिएक्ट कर गया। देखो यहाँ पे लेड पॉजिटिव था ना, वो आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर गया, क्योंकि +- बनकर ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कटायंस और अनायंस मिलकर ये कंपाउंड बनाते हैं। और पोटेशियम प्लस में था, वो नाइट्रेट के साथ कंबाइन कर दिया, इंटरचेंज हो गया, रिएक्शन हो गई, कुछ नया प्रोडक्ट बन गया। क्योंकि सेम अगर अपने साथ ही रिएक्ट करते रहेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, समझ रहे हो। दूसरा अपन को तो परमानेंट चेंज लाना है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना है ना, तो बस ऐसे होता है। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का बेटा क्या फॉर्मूला होता है Mg, ऑक्सीजन क्या होता है O2, और ये क्या बन गया MgO। ठीक है, इस तरीके से अपन करते हैं। सही है, ये चीज़ बेटा अच्छी थी, अगर आपको समझ में आए आप रिपीट पे देख सकते हो, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपको कभी किसी रिएक्शन में दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम अपना आई थिंक अब फाइनल टॉपिक ही बचा है, हो गया है ऑलमोस्ट। हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। अपनी केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप काम करो, अपने जो रिएक्शन है उसका फिजिकल स्टेट लिख दो। फिजिकल स्टेट जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल लिख कर बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास आयरन है, ठीक है, आयरन को हमने क्या किया, वाटर के साथ मिक्स करा। आयरन को हमने वाटर के साथ मिक्स किया तो मुझे क्या मिला, हमारे को यहाँ पर मिला Fe3O4 मिला। Fe3O4 जो है वो, जस्ट अ मिनट, हाँ,
तो देखो Fe प्लस H2O फॉर्म Fe3O4। तो Fe जो है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, Fe3O4 जो है वो सॉलिड है, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे यहाँ पे गैशियस फॉर्म में निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैं सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस ये सब जो लिख रही हूँ ये क्या है, फिजिकल स्टेट है, जिससे मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में देख कर ही, सिर्फ देख कर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इज शोन बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। देखो आपको पता है जब जिंक को मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रही थी तो जिंक जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा था। तो ये जो गैस लिबरेट होता है ना उसको अपर एरो से शो किया जाता है। ठीक है, गैस को अपर एरो से शो किया जाता है। और जब आपको पता है जब मैं लेड नाइट्रेट के साथ PbNO3 होल ट्वाइस को मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवा रही थी तो मेरे पास क्या बना था, लेड आयोडाइड बना था और पोटेशियम नाइट्रेट बना था। ठीक है, और मैं बोल रही थी कि मेरे पास इसकी येलो कलर की PPT बन रही है, ऐसा मैंने बोला था। तो जो प्रेसिपिटेट बनता है ना उसको अपन ऐसे लोअर एरो से शो करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि अगर अपर एरो है तो कोई गैस है और जो लोअर एरो है तो कोई प्रेसिपिटेट बन गया है। अगर कोई नहीं बताए तब भी पता पड़ जाता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन आर इंडिकेटेड बाय डबल हेडेड एरो। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है बेटा, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों चल सकती है। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, जैसे N2 + 3H2 फॉर्म्स 2NH3, जस्ट अ मिनट, 2NH3। देखो ये रिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये फॉरवर्ड का है, ये बैकवर्ड का साइन होता है। तो इसको अपन रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मतलब जितना N2 हाइड्रोजन मिलकर, जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया में कन्वर्ट होगा उतना का उतना अमोनिया, इसको अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, उतना ही अमोनिया वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा गैस है, ये भी हमारा गैस है, ये भी हमारा गैस है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जिससे मतलब ये सिंबल को देखकर पता लग सकता है। आप बोलो कि और कोई तरीका है मैम, नहीं, जब तक ये एरो नहीं होगा आप नहीं पता लगा सकते हो। ठीक है, और आप क्या ऐसे ही पता लगा सकते हो क्या कि भाई कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी कि नहीं, नहीं ऐसे भी नहीं पता लगा। तो हमको बताना पड़ेगा, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तो ही आपको समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इन केस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टर्म्स लाइक डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आई यूज। कभी भी HCl या फिर H2SO4 मैं लिख रही हूँ तो उसके आगे मैं डाइल्यूट शब्द या कॉन्सेंट्रेटेड शब्द लगा रही हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, डाइल्यूट का मतलब यह है कि उसके अंदर एसिड की अमाउंट कम है और पानी की अमाउंट ज़्यादा है, और कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा है और पानी की अमाउंट कम है। बस इतना सा फर्क है। डाइल्यूट का मतलब क्या है, पानी ज़्यादा एसिड कम। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा एसिड है और बहुत एसिड तो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, उसका नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, ये बात होती है। ठीक है, इन सम केसेस कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आर शोन अबव और बिलो एरो इन एन इक्वेशन। जैसे कि अगर आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन याद हो तो उसके अंदर क्या होता है, 6CO2 + 6H2O जो है वो क्या करते हैं, C6H12O6 + 6O2 बनाते हैं। ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। तो बेसिकली ये जो मैं सनलाइट और क्लोरोफिल लिख रही हूँ ना, तो इससे मुझे ये क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ये रिएक्शन हुई है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कभी किसी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी होती है, किसी में प्रेशर की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो वो भी अपन को क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर मतलब रिएक्शन के दौरान जो है वो लिखना पड़ता है, ताकि हमें और इन्फॉर्मेशन पता पड़े। जैसे कि सपोज करो कि A + B जो है वो C में कन्वर्ट हुआ 340 ATM प्रेशर पे, लेट अस सपोज। ठीक है, तो ये 340 ATM क्या है, ATM प्रेशर की यूनिट होती है बेटा। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो रिएक्शन है ना वो कब होगी, जब तुम इतना प्रेशर दोगे। अगर तुम इतना प्रेशर नहीं दोगे तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो पहले से ही अगर मुझे कहीं और ये रिएक्शन परफॉर्म करनी है तो मैं इतना प्रेशर लेके आऊंगी। अगर मेरे पास ये नहीं है, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ या कुछ भी ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकती हूँ जिसमें इतना प्रेशर है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे अपन को रिएक्शन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगती है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, आपको 2 जो है वो क्वेश्चंस दे रही हूँ। ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और करेंगे ही ऑब्वियसली। तो लिख लो आपको क्वेश्चंस। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं बेटा। इनमें क्या किया है मैंने, जो रिएक्शंस है ना उसको मैंने वर्डिंग्स के फॉर्म में लिखा है। आपको क्या करना है, इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बताने हैं, प्रॉपर्ली प्लस का साइन लगाना है, बीच में अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो एरो बनाना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं और प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला बेस्ड लिखना है, क्योंकि रिटर्न में तो मैंने लिख दिया है। आपको फॉर्मूला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी है। 3
क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों आपको करने हैं और 2 मैंने पहले फॉर्मूला फॉर्म करने के दे दिए थे, ठीक है। ये अपन जो नेक्स्ट क्लास में इसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगी इक्वेशंस की, ठीक है। शायद हो सकता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा दूँ, लेकिन आई थिंक कि सिर्फ बैलेंसिंग बताऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने हैं, है ना। एंड रिएक्शन जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन करी कि किस तरीके से अपन रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, वो भी नेक्स्ट क्लास में ही आ जाएगा ड्यूरिंग द, जब अपन क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। और फिर थर्ड वाले लेक्चर में मैं आपको क्या करूँगी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करवाकर चैप्टर जो है अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे बता देना, अपन उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये एक स्पेशल फीचर रहेगा यहाँ पे इस चैनल का, कि किसी भी चैप्टर में अगर कोई भी बच्चा बोलता है कि ये टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, सिर्फ एक टॉपिक के लिए लेके आऊँगी वो सेपरेट वीडियो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग।